बाद हम इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण 2-3 बातें बता दूं। पहली बात तो ये है कि एथिक्स का पेपर या नीति शास्त्र का पेपर यदि आप थिंक करके या खुद सोच करके यदि आप लिखेंगे कॉपी में तो वो बेटर है। मैं आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगा। संपूर्ण आंसर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगा आपको कि जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उसी के तहत आपको आंसर देना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अदरवाइज पूरा लिख के बताओ फिर आपको। तो ये पेपर ही ऐसा, फिर आप लोक सेवक हैं और लोक सेवक होने का मतलब क्या निकला, यदि आपको कीवर्ड्स दिया गया है और आप कीवर्ड्स के प्रति अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगा मैं, फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या लिखा जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता के मध्य अंतर करिए। उसमें लिखा है कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता। आपको सीधे सीधा मतलब ये पता है कि ये जो दोनों शब्द हैं, जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, तो ये प्रशासन से संबंधित ही पूछ रहा है आपसे। प्रशासन से संबंधित क्या हो सकता है इसमें आंसर्स में। तो देखिए जवाबदेहिता जो है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, या जो भी मैं इन पॉइंट्स के अलावा कुछ इनके जब परिभाषाएं दूंगा या मैं डिफाइन करूंगा तो आप इसको बार बार बैक करके वापस आकर के सुन सकते हैं। तो जवाबदेहिता क्या है, तो लोक सेवक के उत्तरदायित्व लागू करने की विधि। यहाँ पे मैंने लोक सेवक क्यों लिखा, ये भी तो लिख सकता था कि व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विधि है यानी कि मेथड है। चूंकि हम लोक प्रशासन से संबंधित पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लोक सेवकों के उत्तरदायित्व लागू करने की विधि है, मेथड है। कोई किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एक विधि है, एक मेथड है, तो हम बोल सकते हैं कि यार वो जवाबदेही व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि कहीं पे आग लग गई या प्रशासन में कुछ गड़बड़ियां हो गई तो हम कहते हैं कि किसकी जवाबदेही है, जवाबदेही सुनिश्चित कैसे करें। तो जिस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है उसी को यदि विधि के रूप में देखें तो वो जवाबदेहिता है। दूध तो पहले लाइन में तो ये परिभाषा हो गई। फिर यदि हम देखें तो जो जवाबदेहिता है वो अधीनस्थों की अपने उच्च अधिकारियों के प्रति होती है, यानी कि ये निम्न अधिकारी जो होगा वो अपने उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा, उसे बताना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। और इसकी स्थिति कैसे है, चूंकि निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी तक जा रहा है तो इसकी स्थिति बेटा औपचारिक रूप से है यानी कि फॉर्मल है। संबंध कैसा है, तो संबंध, इसका जो संबंध है जवाबदेहिता का संबंध है वो बाह्य वस्तुनिष्ठता से है यानी कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी से है। उसके उपरांत यदि देखें तो इसका स्वरूप कैसा है, तो नकारात्मक है। नकारात्मक कैसा है, क्योंकि जवाबदेहिता बन रही है, बताना है आपको ऐसा करके। तो जो भी व्यक्ति को एक तरीके से फोर्सफुली अप्लाई कराया जाए तो उसकी प्रकृति तो ऑलरेडी नकारात्मक हो जाती है, तो इसका स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है। उसके बाद इसका लेखा जोखा होता है, यानी कि इसको लिखा जाता है कि इस व्यक्ति जो है इनकी जवाबदेहिता ये थी, इन्होंने ये कार्य करना चाहिए था, इन्होंने ये कार्य किया, तो ये जवाबदेहिता क्या है, लेखा जोखा है। अगला बेटा कि ये प्रत्यायोजन का अंग है। प्रत्यायोजन का मतलब क्या हुआ, डेलीगेशन। डेलीगेशन का ये पार्ट है, ये एक अंग है। मतलब क्या हुआ कि जो निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी, उनसे उच्च अधिकारी, तो ये जो क्रम चला आता है हम इसको बोलते हैं प्रत्यायोजन। तो ये प्रत्यायोजन का एक अंग है, यानी कि सिस्टमेटिक लाइन से जो भी अधिकारी उनसे निम्न अधिकारी, उनसे निम्न अधिकारी, जो भी एक सिस्टमेटिक तरीका बनता है उसी का ये एक पार्ट होता है। अब हम देखते हैं पारदर्शिता। तो पहले लाइन तो पारदर्शिता में जो आप देखेंगे तो पहले हम डेफिनेशन बताएंगे, यानी कि उसकी परिभाषा। तो प्रशासन के समस्त निर्णय, ठीक है, हम कैसे बोलेंगे कि ये चीज पारदर्शी है, तो प्रशासन के समस्त निर्णय क्रियाकलाप की समस्त जानकारी जनता को। यदि मान लीजिए कि प्रशासन के समस्त निर्णय या क्रियाकलाप की जानकारी, प्रशासन की जगह मैं लोक सेवक भी लिख सकता हूं,
तो लोक सेवक के समस्त निर्णय क्रियाकलाप की समस्त जानकारी यदि आम जनता को है तो हम बोल देंगे कि वो एक पारदर्शिता है। तो देखिए ये परिभाषा भी है, ये इसकी विशेषता भी है, गुण भी है। आगे पॉइंट में लिखा है कि प्रशासनिक क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी, इसका उद्देश्य क्या होता है? पारदर्शिता, यदि पारदर्शिता है किसी प्रशासन में या किसी लोक सेवक के प्रति बहुत ज्यादा पारदर्शिता की भावना है व्यक्तियों के अंदर, तो वो उनको लगेगा कि यार जो प्रशासनिक क्रियाकलाप हैं क्यों ना हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक तरीके से जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अगला है कि मजबूत लोकतंत्र का आधार है। पारदर्शिता कैसी है? मजबूत लोकतंत्र का आधार है। अब हमने देखा है कि पारदर्शिता के लिए हमने कुछ एक्ट लाए, जैसे कि आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। आप जो भी सूचना है प्रशासन शासन की, तो आप आरटीआई से एक आरटीआई लगाइए और आपको उससे संबंधित जो भी सूचना आपने मांगी है या वांछित सूचना है वो आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से विसिल ब्लोअर एक्ट 2015 हमने लास्ट क्लास में देखा था कि विसिल ब्लोअर जो है वो क्या करता है कि किसी भी संगठन के अंतर्गत यदि भ्रष्टाचार है, यदि कोई अनियमितता है, तो उसको उजागर करने का कार्य करता है। तो एक तरीके से देखें तो ये दोनों पारदर्शिता के उदाहरण हैं कि शासन पारदर्शी कैसे हो, उसके लिए हमने कुछ कानूनी या वैधानिक प्रावधान किए। उसके बाद ये डीबीटी है। डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना? तो आपको पता होगा कि अभी वर्ष 2016 से शुरू हुआ, जिसमें किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जाते हैं, नहीं तो पहले बिचौलियों के पास जाते थे। तो ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों जो हैं वो हैं एक पारदर्शिता के उदाहरण। आपने आंसर लिख दिया, आप अपनी थिंक करके सोच करके कुछ और भी एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ आधार बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब लास्ट में आपको 2 या 3 लाइन के अंदर इन दोनों को एक दूसरे से संबंधित करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है आपसे कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। आपसे सिर्फ इतना बोला कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता क्या है समझाइए। तो आपको बताना है कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता दो अलग अलग अवधारणाएं होने के बावजूद एक दूसरे से पूरक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि अपने कार्य के प्रति जवाबदेह है, उसे पता है कि मैं ये कार्य करूंगा और मुझे ये कार्य करना ही है, वक्त के अंदर करना है, तो वो चीज ऑलरेडी पारदर्शिता को लागू करेगी। तो एक दूसरे से हैं तो दोनों अलग अवधारणाएं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि वस्तुतः उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता दो अलग अवधारणाएं हैं। दो अलग अवधारणाएं होने के उपरांत भी प्रशासन में एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कैसे बेटा? प्रशासन में एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है 2A डेज लिखा हुआ मैंने, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम इस दृष्टि से कर रहे हैं कि पूरे पेपर को ही सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो हैं 10 क्वेश्चन, लेकिन इनके और मिलाकर के अथवा वाले मिलाकर के 20 हो गए, इसलिए इस जो ये वीडियो है इसके 2 पार्ट आएंगे। पहले हम 5 क्वेश्चन करेंगे यानी 5 to 10, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5 to 11। तो 2A डेज में पूछा गया था कि लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता कैसे आचरण करें, उसके लिए कोड क्या बनाएंगे हैं। तो देखिए इसमें ये नहीं बोला उसमें कि आचरण संहिता के कुछ पॉइंट्स बताइए, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स हैं भी तो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं। आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले उद्देश्य बताइए उस चीज का, है ना, पर्पस बताइए कि आचरण संहिता को लाया क्यों गया है। तो आचरण संहिता को क्यों लाया गया है? तो देखिए प्रशासन में कार्यकुशलता एवं कार्यनिष्ठा बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशासन के अंदर कार्य कैसा हो? कुशलता पूर्वक हो, कार्यनिष्ठ हो, यानी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित हो। इसीलिए आचरण संहिता को लाया गया है। लाने का कारण क्या है, आवश्यकता क्या है? तो देखिए जनता से प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि आचरण संहिता को यदि कोई लोक सेवक फॉलो कर रहा है तो जरूरी है कि वो जनता से प्रत्यक्ष संबंध या संवाद कर सकता है। फिर बेटा लोक सेवक जो है वो कार्यकारी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पार्ट है। यदि वे भ्रष्टाचार या फिर अनियमितता या पक्षपात, भाई भतीजावाद, यदि इन सब में लिप्त पाए जाते हैं तो ये एक तरीके की गलत धारणा है। तो सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए, ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए ये जो आचरण संहिता है इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रावधान कहाँ है?
तो देखिए प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 309 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 309 है उसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो इनके लिए आचरण संबंधी नियम बनाएंगे। क्लियर? और अखिल भारतीय आचरण नियम 1955, उसी तरीके से केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1959। तो ये तीन कुछ नियम और कानून हैं जिनके तहत आचरण कैसे बनाए जाएं वो बताया गया है। यदि आपको आचरण पढ़ने हैं तो इन तीनों में से आप कोई 4-5 पॉइंट पढ़ सकते हैं कि लोक सेवकों को ये करना चाहिए, लोक सेवकों को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो वो खैर क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के काम में आएगा। अदरवाइज जो मेन फैक्ट है, उद्देश्य है, उसकी आवश्यकता क्यों है और कुछ प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, उसके तहत आपको आपका आंसर देना है। चलिए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के मानवीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता, प्रेवलेंसी के रिलेवेंट है। आज तो पहले दो पार्ट हैं, एक पूछ रहा है आपसे कि मानवीय दृष्टिकोण क्या था, उनका मानव को लेकर के क्या सोच रखते थे, और दूसरा है उसकी प्रासंगिकता है आजकल की नहीं है वर्तमान युग में। तो देखिए 2, 3, 4 कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको बात करनी है। तो मानवीय दृष्टिकोण पता कैसे चलेगा? तो मानवीय दृष्टिकोण ऐसे पता चलेगा कि पहला पॉइंट आपको देना है मानवतावादी। मानवतावादी यानी कि जो मानव की बात करे। तो कबीर ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो 3 बातों को हमेशा याद रखे। एक है समता, दूसरा सदाचार और तीसरा नैतिकता। यदि व्यक्ति के अंदर ये तीनों भावना है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो मानवतावादी इंसान या व्यक्ति है। दूसरा है जात पात का खंडन। तो आपको पता है कि अपने दी गई साखी, शब्द और रामायणी जो इनकी रचनाएं हैं, इनमें इन्होंने कई तरीके से, कई साखियों के माध्यम से, कई दोहों के माध्यम से जाति पाति का खंडन किया। तो देखिए आप बेटा इसमें हर एक पॉइंट के बाद कबीर जो आपको मार्क्स दिलाएंगे तो कैसे दिलाएंगे? आपको इनके दोहों को शामिल करना है आंसर लिखते से। जैसे यदि जात पात का खंडन करने वाले कोई यदि दोहे हैं, जैसे जाति पाति पूछे नहीं भाई, हरि को भजे तो हरि को होई, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके उपरांत व्यवहारिक ज्ञान, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान पर ये भरोसा करते थे और जो प्रत्यक्ष होता था, जो सामने होता था उसकी बात करते थे। तो व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर इन्होंने चर्चा करते हुए कहा है कि मैं कहूं आंखन की देखी, तू कहे कागज की लिखी। इसका मतलब मैं जो आंखों से देख रहा हूं मैं वो बोल रहा हूं और आप क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो जो कागज से यानी कि जो बुक से पढ़ लिख करके आए हो। तो एक तरीके से इन्होंने प्रैक्टिकल रहने को कहा है। तो ये इनका तीसरा मानवीय दृष्टिकोण है। उसके अलावा कर्म कांडों का खंडन किया है। किसी भी दार्शनिक को पढ़ने से पहले उसके समय की सामाजिक परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। ये बात कब की कर रहे हैं? 15वीं 16वीं शताब्दी के करीब की बातें हैं। तो उस टाइम पर भारतीय या हिंदू धर्म में काफी ज्यादा कर्मकांड थे, मुस्लिमों में भी थे। तो इन सब का खंडन करते हुए उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। जैसे कि उन्होंने एक दोहा बोला कि मुस्लिम पक्ष के लिए एक दोहा बड़ा इनका फेमस है और हिंदुओं के लिए भी है। देखिए दोनों के ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया और दोनों को एक प्रत्यक्ष मानव बनाने की प्रेरणा दी है। तो हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू और मुस्लिमों के लिए क्या कहा इन्होंने और हिंदुओं के लिए क्या कहा? 2 चीजें आपको बेसिकली दोहों के माध्यम से बतानी है। और दोहे कैसे हैं आपके? तो देखिए एक दोहा है, चलिए तो यदि मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कुठाराघात करते हुए क्या कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये किसके लिए कहा उन्होंने? मुस्लिम पक्ष के लिए। हिंदू पक्ष के लिए क्या कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो देखिए ये जो मैं दोहे बोल रहा हूं आपको, आप ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप इसको सर्च करिए और इसका अर्थ समझिएगा और ये बताने की कोशिश करिएगा कि मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत उन्होंने कई कर्मकांडों, धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। उसके बाद समाजवाद,
तो मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत समाजवाद की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवाद की अवधारणा को आप कैसे समझाएंगे? उनके दोहे के माध्यम से समझाएंगे। कौन सा दोहा है? तो उन्होंने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी न भूखा जाए। मतलब सिर्फ सीमित संसाधनों की बात करते हैं कि इतना ही चाहिए मुझे जितने में मेरा काम हो जाए। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे तो साम्यवाद और समाजवाद की धारा झलकती है। तो इस तरीके से मानवीय दृष्टिकोण को आपको कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कस करना है। लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको ये बताना है कि कबीर के विचार इतने पुराने होने के बावजूद भी आप मुझे बताइए कि क्या इन पॉइंट्स में आज के टाइम पर ये रिलेवेंट है? बिल्कुल है। हमारे संविधान में लिखा है समाजवाद शब्द तो, है ना। कर्मकांडों का खंडन भी हमें कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान को देखना चाहिए। कर्मकांडों का खंडन बिल्कुल करना चाहिए। जो भी कुरीतियां शामिल हो गई हैं, जाति पाति का खंडन करना चाहिए। हमने अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया है, SC/ST एक्ट बनाया है। तो क्या उनके विचार आज के टाइम पर रिलेवेंस है? बिल्कुल है। तो आपको लास्ट पॉइंट में यही बताना है कि उनके विचार इतने पुराने होने के बावजूद भी आज भी प्रासंगिक हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 2B का और वाला। तो क्वेश्चन पूछा था कि तुलसीदास जी का सामाजिक चिंतन बताइए। तो देखेंगे इनके बारे में वैसे ज्यादा खास तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी आपको आंसर लिखते समय याद रखना है। सबसे पहले तो इनकी आप तात्कालीन परिस्थितियां समझिए। तो यदि आप तात्कालीन परिस्थितियां समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज में चल क्या रहा था, और समाज में चलने के अलावा इन्होंने कौन कौन से ऐसे चीजें बताई जो समाज के हित में या समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। तो देखिए, तत्कालीन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि युद्ध बड़े लड़े जा रहे थे, और तुलसीदास जी कब आ रहे हैं? एक तरीके से भक्ति काल में आ रहे हैं। तो लोगों को लगने लगा कि यार युद्ध लड़ाई में कुछ ऐसा खास तो है नहीं, रखा नहीं। एक काम करते हैं, मोक्ष का मार्ग सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। जो प्रभु की भक्ति करेगा उसका मोक्ष संभव है। तो भक्ति धारा के कैसे कवि हैं ये? एक तो सगुण कवि हैं। आपको भी पता है कि भक्ति धारा जो है वो सगुण और निर्गुण दो प्रकार के ब्रह्म की बात करता है। तो सगुण भक्ति धारा भी दो प्रकार की है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो ये राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं। मोक्ष की अवधारणा बताया इन्होंने, भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। समाज के व्यक्तियों को उनके दुख दर्द से दूर होने के लिए बोले कि आप भक्ति करिए, और भक्ति के माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। उसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट बताई जो आपको याद रखनी है कि बंधन का कारण, यानी व्यक्ति यदि मोह में फंसा हुआ है, बंधनों में फंसा हुआ है, तो उसका एकमात्र कारण क्या है? अज्ञानता। वो अज्ञानी है, इसलिए वो बंधन में बंधा हुआ है। उसके बाद ये है कि सामाजिक समरसता पर बल दिया इन्होंने, समाज को एक करने पर, और सबका साथ देखिए भक्ति ही है। इन्होंने जिस मेन पॉइंट पे फोकस किया वो था भक्ति धारा, यानी भक्ति करिए तो सारे की सारी चीजें, दुख तकलीफ दर्द आपके दूर हो गए। और जो एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो जाति व्यवस्था थी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, उसके पक्ष में थे। ये चाहते थे कि जाति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि राम सबके हैं और भक्ति सारे वर्णों के लोगों को मिलना चाहिए। तो एक तरीके से ये भक्ति के पक्ष में थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो इनके बारे में तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो बेटा, समाज का मतलब क्या हुआ कि समाज में लोग होंगे, पुरुष होंगे, स्त्री होंगी, शिक्षा होगी, उनकी आर्थिक पद्धतियां होंगी, यानी कि समाज इन्हीं चीजों पर निरूपण करेगा। तो समाज के उत्थान में, यानी कि आगे लाने में, या उस समय जो भी समस्या रही होगी, उनके लिए स्वामी विवेकानंद के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शिक्षा देने की बात की इन्होंने? तो इन्होंने परमहंस आश्रम की स्थापना की। आपको पता है 1897 में परमहंस आश्रम की स्थापना की। उसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शिक्षा को शामिल किया गया, और ये शिक्षा किस पर आधारित रहेगी? तो वेदांत पर आधारित रहेगी। वेदांतों के अलावा इन्होंने तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया। आपको पता है
कि शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, और वो इकलौता ऐसा सम्मेलन है जिसने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। तो आपको याद रखना है कि 11 और 27 सितंबर 1893 को इन्होंने 2 भाषण दिए थे। तो उस दौरान भारत के बारे में या भारत की संस्कृति के बारे में पूरे विश्व को पता चला। एक ये भी है सामाजिक उत्थान। तो परमहंस आश्रम के उद्देश्यों में क्या शामिल है? शिक्षा शामिल है। शिक्षा का आधार क्या है? तो वेदांत आधारित शिक्षा है, तकनीकी आधारित शिक्षा देने की बात की। उसके उपरांत आर्थिक क्षेत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति की हर संभव मदद करने की कोशिश। उसके अलावा इन्होंने कहा नर सेवा नारायण सेवा, तो यानी कि इंसान की जो सेवा है वो नारायण की सेवा है, यानी कि ईश्वर की सेवा है। तो ये सारी चीजें आप इस आंसर में, इस पॉइंट्स में लिखेंगे। निम्न वर्ग उत्थान यानी कि दलितों के उत्थान में सहायक। उसके अलावा लिंग समानता पर बल दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा दोनों को एक ही तराजू में तौला है और लिंग समानता पर खासा बल दिया। देखिए, नारी शिक्षा के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। यही तो परमहंस आश्रम में ही व्यवस्था थी नारियों की शिक्षा के लिए। उसके उपरांत जैसे समाज में उस समय जो कुप्रथाएं चक्कर से लेते हैं, देखिए कुप्रथाओं का खास ये पोर्शन ये है कि आप ये तीनों चीजें, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा, आप किसी भी दार्शनिक जो भी एक तरीके से जागरूकता फैला रहा था उस समय देश में, तो आप उनके पॉइंट्स में ये चीजें शामिल कर सकते हैं। तो उस समय क्या परेशानी थी? बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया। उसके अलावा युवा चेतना का विकास किया। ये जो युवा चेतना है, उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि उठिए, जागिए, राष्ट्र निर्माण करिए। और कैसे कर सकते हैं? तो योग के माध्यम से। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम भी आपको लिखना है, और युवाओं को जगाने की एक तरीके से प्रेरणा मिलती है इन बुकों से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का मानव धर्म या मानवतावाद। तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं। तो पहले लाइन में आपको इनका 2 या 2.5 लाइन में इनका परिचय देना है। उसके बाद इनके मानवतावाद पर बात करनी है, ह्यूमैनिज्म पे बात करनी है। अच्छा, मानवतावाद का अर्थ क्या हुआ? तो मानवतावाद का अर्थ ये हुआ कि मानव ही सर्वोपरि है। मानव के सुख को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, महत्वपूर्ण बताना ही मानवतावाद है। तो मानवतावाद की कुछ विशेषताएं हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बताई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला पॉइंट है कि मानवीय संवेगों का दमन नहीं करना, यानी कि मानवतावाद के अंतर्गत मानवीय संवेदनाएं कैसी हैं? मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, गांधी जी का सत्य और अहिंसा या उपवास की पद्धति को यदि हम देखें, कोई व्यक्ति है जो उपवास नहीं रख पा रहा है, तो वो मानवीय संवेदना है, मानवीय संवेग है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना ये था कि व्यक्ति को मानवतावादी होने के नाते अपने संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है पहले मानवता फिर राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रवाद को या राष्ट्रीयता को ये सेकेंड पोजीशन पर रखते थे, जबकि मानवता को यानी कि ह्यूमैनिज्म को पहले पॉइंट पर या कि पहले पायदान पर इन्होंने रखा है। वहीं जब आप गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी के हिसाब से राष्ट्रीयता सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मानववादी पुरुष को एक प्रायोगिक या और प्राकृतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसे 4 दीवारों के अंदर ना हो, खुले प्रांगण में हो, प्राकृतिक परिवेश में हो, इसका उन्होंने समर्थन किया। और शिक्षा कैसी हो? आधुनिकता के रूप में हो। देखिए, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के 2-3 मतभेद रहे हैं, जिसमें से एक मतभेद है आधुनिकता को लेकर के। गांधी जी का मानना था कि जो पश्चिम की पद्धतियां हैं औषधि बनाने की, वो भारतीय के लिए कारगर नहीं है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि ये इस चीज पर भरोसा करते थे, उनकी औषधियों पर भरोसा करते थे। और एक मतभेद ये भी है कि 1934 में बिहार में जो भूकंप आया था, उसको लेकर के गांधी जी ने कहा कि ये भूकंप इसलिए आया है क्योंकि हम अच्छे से नहीं रहते हैं, हम अस्पृश्यता फैला रहे हैं, लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए ये जो प्रकृति ने है एक तरीके से हमें सजा दी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे झूठा करार दिया, बोले कि ये सब बेकार की बातें हैं। और तीसरा जो मतभेद है इनको लेकर के, वो इस बात पे है कि विदेशी बहिष्कार
तो आपको पता है कि विदेशी कपड़ों की हमने होली जलाई थी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि यदि कोई उत्पाद या मटेरियल एक बार बन गया है, उसमें कितना श्रम खर्च हुआ है, उसमें पूंजी लगी हुई है, तो आप उसका उपयोग करिए, आप उसको फेंकिए मत। तो एक तरीके से ये आदर्शवाद के उच्च स्तर पर सोचते थे। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। हमेशा अंतरराष्ट्रीय, यानी कि यदि मैं इसको अपने भारतीय लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में बोलूं तो एक वसुधैव कुटुंबकम जो है उसे हम अंतरराष्ट्रीय सद्भावना कह सकते हैं। तो ये मानवतावाद था रविन्द्रनाथ टैगोर का, इतने सारे आयामों को समेटे हुए। इन्हीं को पॉइंट को ध्यान में रख करके आपको अपना आंसर लिखना है और लास्ट में 1-2 लाइन में इसका कंक्लूजन भी लिखना है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंबेडकर का या अंबेडकर जी का सामाजिक चिंतन, समाज के बारे में उनका क्या चिंतन था, क्या मानना था। तो सामाजिक चिंतन समझने से पहले आप तत्कालीन परिस्थितियों को थोड़ा सा रिमाइंड करिए। तो आपको पता है कि तब का समाज, वर्ण व्यवस्था कितनी जोरों पर थी। ऊपर से ये महार जाति के थे, बड़ी निम्न जाति मानी जाती है। तो इनका जो सामाजिक चिंतन होगा इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और यदि कोई एक्स्ट्रा, यदि एक स्टेप जाता भी है तो उसका फर्स्ट स्टेप तो ये वर्ण व्यवस्था ही रहने वाली है। तो देखिए सामाजिक चिंतन क्या था, बस समाज में जो भी उस समय पे बुराइयां थी, जो भी उन्होंने अपने जीवन में देखा था, तो सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था की निंदा करी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हु वर शूद्राज, यानी कि शूद्र कौन थे। तब इन्होंने शूद्रों की स्थिति बड़ी अच्छी बताई है। शूद्रों को आर्य ही कहा है, इन्होंने बोला शूद्र जो थे वो आर्य थे। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा किन किन पुस्तकों में की गई है, 2-3 इनकी पुस्तक हैं, जैसे कि एक तो हु वर शूद्राज हो गई, एक हो गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक है बेटा बुद्धा एंड हिज धम्म। तो इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने वर्ण व्यवस्था की कड़ी निंदा की। उसके बाद छुआछूत जाति प्रथा पर आघात किया। जो भी तत्कालीन समाज में छुआछूत थे और जाति प्रथा बहुत अपने जोरों पर थी, उस पर आघात किया। काफी एक तरीके से पत्रों में छपाया लेख भी। उसके बाद पुरानी परंपराओं के विरुद्ध थे। पुरानी परंपराओं के विरुद्ध कैसे थे, तो पुरानी परंपरा के विरुद्ध कुछ इस प्रकार थे कि इस्लाम की रीतियां जो दक्षिण एशिया में चली आ रही थी। देखिए इन्होंने इस्लाम के विरुद्ध भी बोला है। तो इस्लाम की जो पर्दा प्रथा व्यवस्था है ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और दक्षिण एशिया में मतलब जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, सार्क कंट्रीज हम कह सकते हैं, तो उसमें इस्लाम के पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। उसके बाद ब्राह्मण कर्मकांडों का अंत, ब्राह्मण कर्मकांड यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा का अंत करने की बात करी। पुजारी के लिए परीक्षा आयोजित करने की बात करी कि ऐसे हर कोई व्यक्ति पुजारी नहीं बन सकता। अच्छा, इस पॉइंट से आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि आपको पता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। क्लियर? और यदि परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसका टेस्ट किया जाएगा, तो वो जन्म से नहीं होगा, वो कर्म से होगा। तो वापस एक तरीके से कर्म आधारित ही होगा। आपको पता है कि पिछले साल 2018 के अंदर जब कमलनाथ गवर्नमेंट थी, कमलनाथ सरकार थी, तो यहाँ पर पुजारियों के लिए हमने अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं पास है, 12वीं भी पास है, तो ही वो पुजारी बन पाएगा। और उसकी सैलरी भी कुछ डिसाइड है, लगभग 2500 रुपए के करीब। चलिए अगला देखिएगा, सार्वभौमिक मताधिकार। इन्होंने वोटिंग राइट्स देने की बात की स्त्रियों को, साथ में पुरुषों को, और आर्थिक समानता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि आर्थिक समानता किस लिए है, आर्थिक समानता इसलिए है क्योंकि ये है। क्लियर? शूद्रों की स्थिति निम्न है, आर्थिक स्थिति खराब है। बाकी तो फिर आपको पता है कि आर्थिक असमानता है, तो एक तरीके से गरीबी, भूखमरी, ये सारे कारण यहाँ पे आएंगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके अम्बेडकर के सामाजिक चिंतन को एक तरीके से इलोबरेट करने में सहायता करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 7 और 6 टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।